नमस्कार, मैं डॉक्टर विधि बापना द्रव्य गुणम एफबी लाइव मेडिसिनल प्लांट्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो मेडिसिनल प्लांट है जिसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट है शिगरू। शिगरू मतलब जिसे हिंदी में सहजन कहा जाता है, इंग्लिश में जिसे ड्रमस्टिक ट्री या हॉर्स रेडिश ट्री भी कहा जाता है और गुजराती में सरगवो कहा जाता है। आजकल आप लोग सभी देख रहे होंगे कि फूड सप्लीमेंट्स या न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात हो रही है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट है। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज जिस प्लांट की बात हम कर रहे हैं वो है शिगरू शोभांजन, जिसका लेटिन नाम है मोरिंगा ओलिफेरा। मोरिंगा जो है वर्ड वो एक इंडियन रीजनल लैंग्वेज से आया है और ओलिफेरा की मीनिंग होती है आई बियर ऑयल। फेरा इन लेटिन मीन्स आई बियर और ओली मीन्स आई बियर ऑयल, क्योंकि इसके सीड्स में से एक ऑयल निकलता है इसीलिए इसको ओलिफेरा ये इसका साइंटिफिक नाम में आता है। तो इसका साइंटिफिक नेम है मोरिंगा ओलिफेरा। मोरिंगेनेसी फैमिली का मेंबर है ये। इसे हिंदी में सहजन कहा जाता है। संस्कृत में इसके कई सारे पर्याय दिए गए हैं। शिगरू का मतलब होता है बहुत तीक्ष्ण होता है ये, इसलिए इसे शिगरू कहा गया है। वैसे इसका एक पर्याय है शोभांजन। शोभांजन मतलब कि बहुत सुंदर वृक्ष होता है, इसलिए इसे शोभांजन कहा गया है। अक्षिव बहुत तीक्ष्ण होता है, इसलिए इसे अक्षिव कहा गया है। इसके अलावा इसके कई सारे पर्याय आयुर्वेद में कहे गए हैं। अभी आगे हम बात करें तो इसे चरक के वर्गीकरण में अगर हम देखें तो इसको चरक ने स्वेदोपग कहा है। स्वेदोपग चरक ने जब अपना क्लासिफिकेशन किया है तो उनका एक यूनिक सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। चरक संहिता में चरक ने जब 50 महाकषाय बनाए हैं और उन 50 महाकषाय में कर्म के हिसाब से 10-10 औषधियों के ग्रुप बनाए हैं। तो इन महाकषायों में चरक जब शिगरू का वर्णन करते हैं तो उन्होंने इसे एक स्वेदोपग, कृमिघ्न और शिरोविरेचनोपग में लिया है। स्वेदोपग मतलब पसीने लाने वाला, तो ये ज्वर में बहुत ही उपयोगी होता है। शिरोविरेचनोपग मतलब नस्य में उपयोगी होता है ये। इसके अलावा इसे बहुत अच्छा कृमिघ्न कहा है और कटुस्कंद में इसका वर्णन है। जबकि जब चरक अन्न द्रव्यों का वर्णन करते हैं, आहार द्रव्यों का वर्णन करते हैं, तो वहां पे भी हरित वर्ग में इसका वर्णन उन्होंने किया है। सुश्रुत ने इसे शिरोविरेचन और वरुण आदि में लिया है। जबकि भाव प्रकाश जो है इसका जो ओवरऑल वर्णन है वो गुड़ुच्य आदि में करते हैं और आगे जाके शाक वर्ग में इसके पुष्प का वर्णन करते हैं। अभी हम लोग अपने जो भी इंडियन कल्चर की पुरानी सब्जियां हैं उनको भूलते जा रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद में हम देखते हैं कि कई सारी सब्जियों का वर्णन है जो अभी हम नहीं खाते हैं। तो वैसे ही शिगरू जो है उसके पुष्प का भी वहां पर वर्णन किया गया है कि इसके पुष्प को हमें शाक बनाकर खानी चाहिए। तो अगर इसके ओरिजिनल हैबिटेट की मैं बात करूं तो शिगरू जो है वो ओरिजिनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है, मतलब इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ पे ये ओरिजिनली होता है। इसके अलावा अभी तो सारे देश लगभग इसे अमेरिका में, अफ्रीका में और कई सारे देशों में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। इसकी हैबिट की मैं बात करूं, मॉर्फोलॉजी की मैं बात करूं तो ये एक बड़ा ट्री होता है जो कि 10 से 20 मीटर जितना हाई जाता है। इसकी ब्रांचेस आपने देखी होगी तो दे आर ड्रूपिंग ब्रांचेस। जो ब्रांच है वो नीचे इसलिए इसकी प्रूनिंग भी कई बार करनी पड़ती है। और इसका ब्रांच या स्टेम की मैं बात करूं तो इसकी स्टेम जो होती है वो ग्रीनिश ग्रे कलर की होती है। ये एक ट्राइपिन्नेट लीफ होती है। इसकी लीफ जो होती है वो ट्राइपिन्नेटली कंपाउंड लीफ है जो कि ट्राइपिन्नेटली कंपाउंड है। इसका जो ये लीफलेट्स होते हैं इसमें 6 to 9 पेयर्स लीफ होती है और इसकी लीफ जो होती है वो ओवेट जो शेप है उसकी लीव्स होती है। और इसके फल की अगर हम बात करें, जैसे कि हम ड्रम स्टिक कहते हैं, इसको ड्रम स्टिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जब सूख जाती है तो ड्रम बजाने के काम में जो स्टिक आती है उसके जैसी दिखती है। इसके अलावा इसके रूट में से रेडिश की खुशबू आती है, इसलिए हॉर्स रेडिश ट्री भी कहा जाता है। इसे बेन ऑयल ट्री भी कहा जाता है क्योंकि इसके सीड्स में से जो ऑयल निकलता है वो बेन ऑयल होता है। लगभग आधे से लेके 1.5 से 2 फुट जितनी इसकी लंबाई होती है फ्रूट की। ये एक हैंगिंग फ्रूट होता है ट्री पे और सहजना हम सब सब्जी के रूप में खाते ही है। साउथ इंडिया में सांभर
का ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। इसके ऊपर आप देखेंगे इट इज लाइक अ ट्रायंगुलर, इसमें 3 एंगल्स होते हैं और इस पे कई सारी स्ट्राइप्स होती है। अगर हम इसको अंदर से खोल के देखेंगे तो इसके अंदर बीज होते हैं। बीज जो होते हैं वैसे वो ग्लोब्यूलर रहते हैं, लेकिन जब सूख जाते हैं तो इन पे 3 ऐसे विंग्स होते हैं, इसलिए ये ट्रायंगुलर लगता है। क्योंकि इसका शेप श्वेत मरीच जैसा होता है, मतलब व्हाइट पेपर जैसा होता है। पेपर का अगर आप मरीच का अगर आप जो ब्लैक पेपर होती है उसका अगर हम बाहर का बार्क निकाल दे तो जैसा दिखता है, तो श्वेत मरीच की तरह दिखता है, इसलिए इसे इसके बीज को श्वेत मरीच भी कहा जाता है। और इसका सब्जी में इंडिया में बहुत उपयोग किया जाता है। इसके सीड्स जो होते हैं उनका भी औषधि उपयोग किया जाता है और इसमें से निकलने वाला ऑयल जो है वो उसका भी कमर्शियली भी बहुत यूज किया जाता है। इसकी वैरायटीज की अगर मैं बात करूं तो आयुर्वेद में इसकी मेनली 2 वैरायटीज कही गई है, एक है श्वेत और एक है रक्त। श्वेत वैरायटी जो है उसी को कटु शिग्रू भी कहा जाता है, जिसमें सफेद फूल आते हैं वो श्वेत वैरायटी है, और जिसमें रक्त वर्ण के या थोड़े गुलाबी फूल आते हैं उसे हम रक्त शिग्रू कहते हैं। रक्त शिग्रू को मधु शिग्रू भी कहा जाता है। श्वेत शिग्रू जो है उसका बॉटनिकल सोर्स होता है हमारा मोरिंगा ओलिफेरा, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, क्योंकि यही ज्यादा मिलता है, इसी को कटु शिग्रू कहा जाता है। और दूसरा वाला जो रक्त शिग्रू है दैट इज मोरिंगा कोकेंसिस, और ये जो है ये बंगाल में ज्यादा पाया जाता है। कॉन्केनेसिस जो कि बंगाल में ज्यादा पाया जाता है। आयुर्वेद के प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं मोरिंगा के सहजन की, तो इसे लघु रुक्ष तीक्ष्ण इसके गुण है, जबकि कटु पे भी थोड़ा अल्कलाइन पंजेंट अल्कलाइन टेस्ट इसका आता है। और कटु इसका क्योंकि कटु रस है इसलिए कटु इसका विपाक होता है और ये उष्ण वीर्य होता है। दोष कर्म की बात करूं तो कफवात शामक है और पित्त को बढ़ाता है। इसके जो एक्शंस है, शिग्रू एक्चुअली एक ऐसा प्लांट है आयुर्वेद में भी जिसके अलग अलग पार्ट्स का वर्णन किया गया है, मतलब एक ऐसा ट्री जिसके अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग गुण हैं और उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा है, ऐसे ही उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। तो उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनकी बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज भी फाउंड की गई है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं आपसे तो इसकी जो रूट बार्क है उसका बहुत ज्यादा वर्णन आयुर्वेद में हमें मिलता है। इसकी रूट बार्क को बहुत अच्छा शोथहर विद्रदी नाशक कहा गया है। इसका जो पुष्प होता है उसे शाक वर्ग में वर्णित किया गया है, उसे बहुत अच्छा वृक्ष कहा गया है, बहुत अच्छा कृमिघ्न कहा गया है। वैसे ही इसके जो बीज है उनकी भी अलग अलग प्रॉपर्टीज कही गई है और इसकी जो बार्क है उसका भी यूज किया जाता है। इसके अगर हम आमयिक प्रयोग देखें कि आयुर्वेद में उसके अलग अलग जो यूज कहे गए हैं, तो अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग यूज कहे गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको शिरोविरेचन में लिया गया है, तो शिरोविरेचन में नस्य में इसके बीजों का प्रयोग करते हैं। तो जब भी किसी को शिराशूल या ऊर्ध्व जत्रुगत रोग होते हैं तो शिराशूल में इसके बीज के चूर्ण से नस्य दिया जाता है। बीज में से जो ऑयल निकलता है उसको संधिवात, आमवात मतलब रूमेटाइड अर्थराइटिस उन सब रोगों में जो जिनमें इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस भी होती है एज वेल एज वो सारी कंडीशंस पेनफुल भी होती है, उन सब में बीज के तेल का मालिश की जाती है। इसको स्वेदोपग कहा गया है। तो ये ज्वर में भी काम में आता है और ज्वर के बाद जो कमजोरी आती है, जो दुर्बलता होती है, उसे कहा जाता है आयुर्वेद में ज्वरोत्तर दुर्बलता, तो उसमें इसके शाक देने का वर्णन किया गया है। मूल त्वक की रूट बार्क की आयुर्वेद में इसकी बहुत ज्यादा बात की गई है, तो उसको कई सारे पेट के रोग जो है उदर रोगों में यूज करने के लिए कहा गया है, जैसे कि जलोदर, लीवर के डिसीजेस, स्प्लीन के डिसीजेस, विद्रदी, शोथ, इवन इसको अश्मरी मतलब कि जो कैलकुलस होता है उसमें भी कहा गया है। अर्दित, पक्षाघात वगैरह में भी मूल त्वक जो है इसके स्वरस का यूज करने की बात की गई है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे इंडिकेशंस बताए गए हैं वृक्ष्य कर्म के लिए। जैसे मैंने बताया आपको कि पुष्प को वृक्ष्य बताया गया है, तो पुष्प को दूध में उबालकर दिया जाता है वृक्ष्य कर्म करने के लिए। इसका जो बीज का जो इसका फल का शाक है वो भी वर्णित किया गया है। फल को अच्छा कृमिघ्न कहा गया है और पत्र की शाक जो है वो विबंध हर भी कही गई है।
इसका एक पर्याय है, मोचक कहा जाता है इसको। मोचक, दो कारण है मोचक कहने के, जैसे कि हम हनुमान जी को संकट मोचन कहते हैं, तो संकट से वो हमें बचाते हैं। तो ये ऐसे ही शिग्रू जो है, इसकी इतनी अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है कि कई सारे रोगों से मनुष्य को बचाता है, इसलिए इसका एक पर्याय मोचक कहा गया है। तो इसे बहुत सारे डिसीजेस में यूज किया जाता है। और मोचक एक कारण ये भी है कि मोच मतलब गोंद का पर्याय होता है। तो गोंद, इसका जो गोंद होता है, इसमें से एक गोंद निकलता है पेड़ में से, उसका भी प्रयोग किया जाता है। खास करके दांत के रोगों में इसके गोंद का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो गोंद होता है उसको डेंटल कैरीज में यूज करने का इंडिकेशन है। इसके अलावा इसके फॉर्मुलेशन की मैं बात करूं तो शोभांजनादि लेप और श्यामादि चूर्ण, ये इसके दो और भी कई सारे फॉर्मुलेशन, इसको स्वरस में, शाक में और अलग अलग तरीके से इसको यूज किया जाता है। अब इसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन की तरफ मैं जाती हूँ, जिसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी है। इसकी केमिकल कंपोजिशन, अभी न्यूट्रास्यूटिकल्स में शिगरू मतलब सहजन, मोरिंगा के लीव्स का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। तो मोरिंगा में ऐसी क्या बात है कि हम लोग या बहुत सारे कंट्रीज में इसको यूज किया जाता है एज ए न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए। अफ्रीका जैसे देशों में बच्चों में बहुत ज्यादा जहां मॉल न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो वो मॉल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करने के लिए इसकी लीफ का पाउडर और इसकी लीव्स का यूज किया जाता है। तो इसके लीफ के न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहली बात कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं, तो ये बहुत लो कैलोरीफिक होती है, इसीलिए ओबेस पेशेंट्स भी इसको ले सकते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स मिलते हैं जो कि रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में यूजफुल होते हैं और ऐसे ही कई सारे इंपॉर्टेंट रोल्स वो प्ले करते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे विटामिन मिलते हैं। विटामिन ए की जो मात्रा है वो इसमें बहुत ज्यादा होती है। विटामिन बी इसमें मिलता है, विटामिन सी भी इसमें होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। आयरन भी इसमें पाया जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जिसकी वजह से भी इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू के अलावा इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती है। सीड्स की मैं बात करूं तो सीड में नियाजीमिसिन नाम का एक कंटेंट मिलता है, जो कि जिसकी एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज भी, एक्टिविटीज भी प्रूव हो चुकी है। सीड ऑयल की अगर मैं बात करूं तो सीड ऑयल को बैन ऑयल कहा जाता है। इसके फ्रूट में भी काफी सारे ग्लाइकोसाइड्स मिलते हैं। इसकी रूट में एक खास कंपाउंड मिलता है, उसको बोलते हैं टेरिगोस्पर्मिन। टेरिगोस्पर्मिन जो है वो एक बहुत अच्छा क्रूमिग्न होता है। तो टेरिगोस्पर्मिन इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट मिलता है। इसके गम में भी गैलेक्टोस, मैनोज वगैरह मिलते हैं। इसकी बार्क जो होती है उसमें मोरिंजिनिन मिलता है इसकी बार्क में, जो कि एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इसका। इसके फ्लावर्स में भी कई सारे अमीनो एसिड्स मिलते हैं, इसीलिए जब आयुर्वेद में आहार वर्ग की बात कही है वहां पर भी शिगरू का वर्णन पाया जाता है, क्योंकि ये एक अच्छा आहार है। बहुत ही न्यूट्रिटिव वैल्यू इसकी बहुत हाई है। अब हम आते हैं, जैसे मैंने आपसे बात की कि इसके लीव्स जो है, लीव्स में बहुत ज्यादा हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है। कई सारे विटामिन, कई सारे मिनरल्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स वगैरह इसमें मिलते हैं। और लीफ के ऊपर बहुत सारी स्टडीज हुई है। तो लीफ को जो है बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट पाया गया है। और एंटीऑक्सीडेंट जब भी बॉडी में होते हैं तो वो बहुत सारे रोगों से हमें बचाते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो इसकी लीव्स बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट होती है। इसकी लीव्स जो है वो हाइपोकोलेस्ट्रेमिक एक्टिविटी भी उसमें पाई गई है। उसकी हिपेटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी भी पाई गई है। इसके अलावा उसकी बहुत अच्छी एंटी अल्सर एक्टिविटीज भी पाई गई है। एंटी वायरल भी उसे पाया गया है और कीमोप्रोटेक्टिव इसे पाया गया है। आजकल जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी आधुनिक लाइफस्टाइल में हम बहुत सारे केमिकल्स से एक्सपोज रहते हैं। सब्जियों पे कई बार पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं,
तो और भी कई सारी चीजें हैं जिनके थ्रू हम केमिकल्स के एक्सपोजर हमें होता रहता है। तो ऐसे समय में ये जरूरी है कि हम हमारे फूड में कुछ ऐसी चीजों को शामिल करें जिनमें कीमोप्रोटेक्टिव और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हो, क्योंकि ये सब हमें ये जो केमिकल्स है उनसे होने वाला नुकसान है उससे हमें बचाती है। तो ये बहुत अच्छी कीमोप्रोटेक्टिव पाई गई है। ऐसे ही रेडिएशन से होने वाला जो खतरा होता है उससे भी ये बचाता है। फ्रूट की मैं बात करूं तो फ्रूट को भी एक अच्छा एंटी हाइपरटेंसिव पाया गया है। इसके सीड्स में बहुत अच्छी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज पाई गई है, जो कि कई सारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरियाज में उनकी एक्टिविटी कल्चर स्टडीज के थ्रू प्रूव की गई है, और उसको एक अच्छा एंटी डायबिटिक भी इसके सीड को पाया जाता है। रूट की मैं बात करूं तो रूट में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया टेरिगोस्पर्मिन पाया जाता है। तो ये जो टेरिगोस्पर्मिन है ये एक बहुत अच्छा एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है। इसके शिगरू के ऊपर बहुत सारी जो मोरिंगा ट्री है उसके सभी पार्ट्स को लेके बहुत सारी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज हो चुकी है, क्लिनिकल स्टडीज भी हो चुकी है। इसके फ्लावर के भी जब स्टडीज की गई तो उसे अच्छा हिपेटोप्रोटेक्टिव और एक अच्छा एंट हेलमेंटिक क्रोमिग्न पाया गया है। इसके बार्क की मैं बात करूं तो इसकी बार्क जो है वो बहुत अच्छी एंटी फंगल होती है और बहुत अच्छी एंटी बैक्टीरियल भी पाई गई है। इसके लगभग सभी पार्ट्स पे रिसर्चेस हो चुकी है, और इसके ज्यादातर पार्ट्स जो है उनको एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट, एक डायूरेटिक, हिपेटोप्रोटेक्टिव और इम्यूनोमॉड्यूलेटर प्रूव किया गया है। अभी मोरिंगा के प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं तो मोरिंगा प्लांट्स जो है एक बहुत ही यूजफुल फूड है, एज वेल एज इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत हाई है। तो इसका कल्टीवेशन कैसे किया जाए और उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। तो इसके लिए जो एरिया होता है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एरिया में ये बहुत अच्छी होती है। इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर, 25 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये बहुत अच्छा थ्राइव होता है। इसके लिए जो मिट्टी चाहिए वो स्लाइटली अल्कलाइन होनी चाहिए, और 250 से 3000 मिलीमीटर जैसी जो रेनफॉल की रेंज होती है इसमें ये सर्वाइव करता है। तो ये एक ड्राफ्ट रेजिस्टेंट प्लांट है, तो अगर सूखा भी पड़ जाए तो भी ये सरवाइव कर जाता है। इसके प्रोपोगेशन की बात करूं तो इसके प्रोपोगेशन दो प्रकार से मेनली किया जाता है। सीड से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं और इसकी कटिंग से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। सीड्स से प्रोपोगेट करने के लिए इसको सॉइल में रख दिया जाता है। लगभग 10 से 12 दिन में इसका जर्मिनेशन हो जाता है। इसके बाद इसको जब इसके सैपलिंग्स अच्छे 1 मीटर जैसे हो जाते हैं तो उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसकी 1 मीटर की कटिंग से भी इसको लगाया जाता है। शुरू में इसको इसकी खास ख्याल रखना पड़ता है और इसको पानी वगैरह देना पड़ता है। इसके यील्ड की बात करें तो इतनी जल्दी इसकी यील्ड मिलती है कि जब ये 2 साल का होता है तब इसकी यील्ड ली जा सकती है। इसके फ्रूट्स की यील्ड ली जा सकती है। लगभग 100 जैसे फ्रूट इस पे तब लग जाते हैं, और तीसरे साल के बाद ये लगभग 300 जैसे पोड्स जो है वो देने लगता है। 3 साल की उम्र के बाद मतलब इसके 300 फल हमें प्राप्त हो सकते हैं एक यील्ड में। कई बार इसको साल में 2 बार भी हार्वेस्ट किया जा सकता है। पत्तियों की मैं बात करूं तो लगभग 6 महीने का प्लांट होता है, उसके बाद से ही इसकी पत्तियों की यील्ड ली जा सकती है, और इसका जो इसको साल में 7 बार जितना इसकी पत्तियों की यील्ड ली जाती है, क्योंकि इसकी लीव्स जो है वो उसकी न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो लीव्स को एज ए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट यूज किया जाता है। तो इसके लिए इसको और ये बहुत हाई यील्डिंग प्लांट है, तो जो लीव्स है उनको साल भर में 6 बार जैसा भी 6 से 7 बार भी उसकी यील्ड ली जा सकती है। अगर इसके टोटल प्रोडक्शन की मैं बात करूं तो इंडिया में लगभग इसके मिलियंस टन्स जो है 1 मिलियन टन्स से भी ज्यादा इसका इंडिया में प्रोडक्शन होता है पर ईयर। अगर इसके यील्ड की हम बात करें तो इसका 31 टन्स
फ्रूट्स जो है ये पर हेक्टर पर ईयर देता है, जबकि 6 टन जैसी लीफ की प्रोडक्ट इसकी हमें साल भर में मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं कि अगर फार्मर्स भी इसको करें तो ये एक फायदे वाली उनके लिए क्रॉप होगी, और ये इसको एक इंटर क्रॉप की तरह एज वेल एज उनके जो फील्ड होते हैं उसके बॉर्डर्स में भी इसको लगाया जा सकता है। और इसमें सिर्फ एक डिस्टेंसिंग की जरूरत होती है, 4 मीटर जितना मिनिमम डिस्टेंस इसको चाहिए ग्रो होने के लिए प्रॉपरली। इसके बीच बीच में कई बार प्रूनिंग भी करनी पड़ती है, क्योंकि इसकी जो स्टेम्स होती है वो ड्रूपिंग स्टेम्स होती है। इसके ड्रग इंटरैक्शन या कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करूं तो कुछ स्टडीज इसे खास करके इसके रूट बार्क जो है उसको प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहती है, क्योंकि ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करता है। इसके अलावा इसका जो मात्रा है तो इसकी कुछ पेपर्स पब्लिश हुए हैं जो कहते हैं कि इन ए डे नॉट मोर देन 70 ग्राम ऑफ मोरिंगा शुड बी यूज्ड इवन एज ए फूड। 70 ग्राम से ज्यादा वो हम लोग जनरली इतना ज्यादा करते भी नहीं है, तो ऐसा कुछ स्टडीज कहती है कि उतना इसका यूज नहीं किया जाता है। इसके लीफ एक्सट्रैक्ट के लिए कहा गया है कि 3000 mg जो है उससे ज्यादा मात्रा नहीं होने चाहिए। आइडियल जो है वो 1000 mg जैसा इसका कहा गया है। इसकी एक खास बात है इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की भी शिगरू के, कि इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको अगर हम लीफ को प्रोसेसिंग भी कर दे, लाइक अगर उसका पाउडर बना दे, उसको पीस दे हम, या फिर उसको उबाल ले, या उसका कोई प्रिपरेशन बना ले। इवन हम सहजना जो है, मोरिंगा जो है, हम उसको इंडिया में उसको हम पका कर ही खाते हैं, लाइक सांभर में डालते हैं, कुछ करीज में डालते हैं, तो पकाने पे भी इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो नष्ट नहीं होती है। तो ये इसकी एक खास बात है कि इसको वो पत्तियों को ड्राई करके और उसका पाउडर बना के भी उसको यूज किया जा सकता है। इसके अदर यूजेस की अगर मैं बात करूं तो मोरिंगा का एक खास यूज होता है कि इसका जो सीड है उसमें से बैन ऑयल निकलता है। वो जो बैन ऑयल है वो बहुत सारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनके ऑयलिंग के लिए यूज किया जाता है, खास करके घड़ियों की ऑयलिंग के लिए उसको यूज किया जाता है। और बैन ऑयल बनाने के बाद जो सीड केक्स बचती है, जिसको हम खली कहते हैं, वो भी बहुत उपयोगी होती है। वो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज की जाती है। कई सारे देशों में वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। पानी में इसकी केक डाल देते हैं तो ये बहुत अच्छा कोएगुलेंट की तरह काम करती है, और जितना भी कचरा होता है वो नीचे जमा हो जाता है, और एज ए वाटर कोएगुलेंट ये काम करती है, और एज ए वाटर प्यूरिफायर ये काम करती है। तो इस तरह से हम ये इसको मान सकते हैं कि ये एक बहुत इको फ्रेंडली प्लांट है, क्योंकि अगर वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए हम केमिकल्स यूज करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है, जहां हम वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए इसका प्रयोग करें रादर देन सम केमिकल्स। सो ये इसका एक उपयोग है। इसके अलावा इसकी बार्क जो है उसमें से जो फाइबर्स निकलते हैं वो चटाइयां बनाने में काम में आते हैं, रस्सियां बनाने में काम में आते हैं। ये भी एक इसका अदर यूज होता है। मोरिंगा जो है चूंकि एक फूड आइटम है, तो हमेशा जो भी फूड आइटम्स होती है उसको अगर हम फूड आइटम्स की तरह यूज करते हैं तो वो फूड आइटम्स जो होती है, क्योंकि नेचर का एक नियम होता है कि अगर कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है तो उसका जो एंटीडोट होता है वो उसमें ही वो डाल के ही नेचर हमारे पास भेजता है। मतलब rather than in Ayurveda we prefer that rather than using extract we should use the crude drug or the drug as a whole। और चूंकि ये मोरिंगा सहजना शिगरू जो है एक फूड प्लांट है, तो इसका एक एडिशनल बेनिफिट है कि फूड प्लांट्स जो है वो एक सिनर्जिज्म के रूप में हमारे पास आता है ऑलरेडी नेचर से। तो इसलिए इसका यूज करके हम हेल्थ बेनिफिट्स पा सकते हैं। इस तरह से हम आज मोरिंगा शिगरू के बारे में बात कर रहे हैं। उसकी जैसे मैंने आपको बोला कि उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, खास करके इसकी लीव्स के, इसके फ्रूट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। और ऐसा माना जाता है कि ये इसका ऐसा कुछ पेपर्स ऐसा कहते हैं कि ये संतरा से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी देता है। संतरा से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी देता है। कैरेट, गाजर, जिसको कि विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, उससे 10 गुना ज्यादा विटामिन इसमें पाया जाता है। कैल्शियम
का एक रिच सोर्स है मिल्क, तो मिल्क से 17 टाइम्स ज्यादा, 17 गुना ज्यादा इसमें कैल्शियम पाया जाता है। और योगर्ट जो कि प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, उससे लगभग 9 गुना ज्यादा इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। इसमें पोटेशियम जो है, बनाना को एक रिच सोर्स पोटेशियम का माना जाता है, तो बनाना से 15 गुना ज्यादा इसमें पोटेशियम पाया जाता है। और पालक को हम आयरन का एक अच्छा सोर्स मानते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि 25 गुना ज्यादा आयरन इसमें पालक से मिलता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी ज्यादा है। इसे विटामिन्स का, मिनरल्स का, प्रोटीन्स का, अमाइनो एसिड्स का एक बहुत ही अच्छा सोर्स माना गया है। और मोरिंगा जो है भारत में बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में नेचुरली भी होता है, और इसके कल्टीवेशन में भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, इसलिए इसे लगाकर और इसकी न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स पाए जा सकते हैं, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी पाई जा सकती है। और कई देशों में अभी इसका एज ए न्यूट्रास्यूटिकल और फूड सप्लीमेंट की तरह यूज होने लगा है। तो शिग्रू जो कि मोरिंगा ओलिफेरा जिसका लैटिन नाम है, हिंदी में जिसे सहजन कहा जाता है, आयुर्वेद में हम जिसे शिग्रू के नाम से जानते हैं, उसका रूट बार्क, उसका सीड्स, उसका सीड ऑयल, उसके फ्रूट्स, उसके फ्लावर्स, इन सभी का यूज किया जाता है। और उसकी लीव्स, इन सभी का यूज किया जाता है। और इट इज अ वेरी बेनिफिशियल प्लांट। और इसकी जो दूसरे यूज है जिसमें कि वाटर प्यूरिफिकेशन आता है, तो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी हम इसको एक अच्छा नेचुरल अल्टरनेटिव मान सकते हैं। रादर देन यूजिंग केमिकल्स, वी कैन यूज इट्स सीड्स फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। तो इस प्रकार से जो मोरिंगा है आयुर्वेद की एक बहुत ही अच्छी औषधि है, जिसे कि आयुर्वेद में चरक संहिता से लेकर अभी तक की जितनी भी टेक्स्ट मिलती है उनमें इसके बारे में काफी सारा लिटरेचर मिलता है। और इसके बारे में प्रचुर मात्रा में रिसर्चेस, शोध कार्य हो चुके हैं, और इसके रिजल्ट्स बहुत ही इनकरेजिंग है। और मैं जो पीजी स्टूडेंट्स हमारे जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे भी मैं ये अर्ज करना चाहूंगी कि आप इसमें और रिसर्चेस करिए, क्योंकि ये एक बहुत ही हाई पोटेंशियल प्लांट है, इसलिए आप उसमें रिसर्चेस करिए और हम इसको अलग अलग एक्टिविटीज इसकी और भी प्रूव कर सकते हैं। और आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई वांट टू थैंक ददीत सर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माय टॉक ऑन मोरिंगा टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।